वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात हो रही है और जिस तरीके से बात की जाए तो हर तरफ से खुशखबरियां आ रही हैं। मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जहां पॉजिटिव हैं, वहीं पे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल कम्युनिटी काफी हद तक पॉजिटिव नजर आती है और आने वाले दिनों में यही कम्युनिटी है जो पाकिस्तान की तामीर को मजीद नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस बर वक्त तरीके से सही करने होंगे, पॉलिसी मेजर्स लेने होंगे। पाकिस्तान में जो कंट्रीब्यूशन के लिहाज से सबसे बड़ा शोबा अगर मैं कहूं तो टेक्सटाइल का है और उस शोबे को अभी बहुत से चैलेंजेस दरकार हैं और ये चैलेंजेस के लिए बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस करनी जरूरी हैं। जुनैद साहब, इस वक्त अगर मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात करूं कोर, तो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं होती, हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन करके उस प्रोडक्ट को जो $10 ला सकती थी उसको $20 लाने में बनाया जा सकता है, बट ये काम नहीं होता। वी जस्ट सिंपली प्रिपेयर इट एंड वी जस्ट एक्सपोर्ट इट। ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल आपने किया रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन। देखें, वैल्यू एडिशन जो है उसकी आपको एक मैं रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा कि हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान में 1 मिलियन बेल जो हम प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो बना के इसके प्रोडक्ट जो हैं उसके आगे हमें $1.17 बिलियन अचीव होते हैं 1 मिलियन बेल के सामने। जबरदस्त। उसके सामने हमारा जो कॉम्पिटिटर है लेट से बांग्लादेश, वो वही 1 मिलियन बेल को कन्वर्ट करता है $6 बिलियन के अंदर। दैट मींस एक बहुत बड़ा गैप आ गया। तो हम करते हैं $1.17 बिलियन पे अप्रोक्सीमेटली, और वही कुछ फिगर्स थोड़े से लेट है तो उसमें शायद कुछ बेहतरी हो, मगर बहुत बड़ा फर्क है $6 बिलियन। चाइना जो है वो $7 बिलियन कन्वर्ट करता है 1 बिलियन बेल से, और साउथ कोरिया करता है $10 बिलियन। तो हमारी बेल्स में ऐसा क्या मामला है कि हम ये इतना बड़ा प्राइस नहीं ले पा रहे? हमारे एक्सपोर्टर्स को क्यों नहीं फायदा हो रहा? देखिए, ये सारी बात है पॉलिसी की। मैंने आपको अर्ज किया पहले भी कि पॉलिसी जो है ना वो अनसर्टेनिटी खत्म करती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज तीसरा साल गुजर रहा है और अभी भी टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो अवेटेड है। तो दिस इज समथिंग विच विल डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सोच में डालती है कि हम इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह करें, किस तरफ जाएं, किया जाए ना किया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसइन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी बड़े दिन से अवेटेड आनी चाहिए। प्लस देखें, वैल्यू एडिशन जो है वो उसके 2-3 उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उसमें से एक तरीका आपका रॉ मटेरियल है। हमारे पास हमारी एक आप कह लीजिए बहुत अहम हमारा प्लस पॉइंट था, वो था कॉटन क्रॉप। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में पिछले 3 साल से हमारी कॉटन क्रॉप बदस्तूर फेल हो रही है और उसकी वजूहात जो है वो कई वजूहात हैं। उसमें वजूहात एक बहुत बड़ी वजूहात वो R&D भी है कि देयर इज़ नो न्यू रिसर्च। जो हम बीज इस्तेमाल करते हैं BT1 बीज कहलाया जाता है, वो बीज जो है वो फर्स्ट जनरेशन का है और दुनिया 4th जनरेशन पे जा चुकी है। जो बीज इस्तेमाल हो रहा है वो उसकी इफादियत नहीं है, वो अपने प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अपने प्लांट को। जुनैद साहब की बात काट रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री को फरोग ना देने के लिए पॉलिटिकल एंगल्स भी तो बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कॉटन की काश्त को डिस्करेज करना भी एक ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि अगर कॉटन की काश्त होगी तो शुगर की काश्त के लिए शायद वो फार्मर्स रेडी नहीं होंगे। तो ये कितना बड़ा देखिए, मैं इसमें एक तो इशू रेगुलेशन का है कि जहाँ पे जो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि वो करती है रेगुलेट कि कहाँ पे कॉटन होनी है, कहाँ पे शुगर केन होनी है, ये एक अलग मसला है। मगर इससे ज़्यादा एक और अहम मसला जो है वो ये है कि देखें, अगर कॉटन जो क्रॉप ग्रो कर रहा है फार्मर, अगर उसको लॉस होगा, अगर उसको यील्ड नहीं आएगी, उसकी कॉटन क्रॉप खराब होगी, तो वो क्यों उगाएगा? तो वो डिस्करेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक साल क्रॉप उगाता है, मेहनत करता है, उसके ऊपर 6-8 महीने लगते हैं उसको जो है, उसके बाद पूरा साल सीजन गुजरता है उसका, वो लॉस में जाता है, तो वो डेफिनेटली डिस्करेज होगा। तो अच्छा, हमारे पास पिछले कई सालों में मसला आया है रिगार्डिंग अडल्ट्रेटेड पेस्टिसाइड्स का, बीज जो है वो अडल्ट्रेटेड है, प्लस ये कि रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, प्लस हमारी पर एकड़ यील्ड पे काम नहीं किया गया। पाकिस्तान की कॉटन ग्रोइंग यील्ड पर एकड़ व्हाट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसमें बहुत बड़ा R&D का हाथ है। और एज अ कॉटन एज अ टेक्सटाइल डिपेंडेंट नेशन हमें चाहिए कि ये वॉर फुटिंग बेस पे हम काम करें, जो चीज़ें हैं उनको सामने रखें। क्योंकि इस साल तो हमने कॉटन इंपोर्ट कर ली, इस साल तो हमने कॉटन इंपोर्ट कर लिया। कितना बड़ा पाकिस्तान का सरमाया इंपोर्ट करने में? देखिए, इस साल ये मैं समझता हूँ शायद इन द हिस्ट्री ऑफ 30 ईयर्स ये हुआ है कि जितनी हमने कॉटन ग्रो की उससे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किए।
ये कई बहुत सालों में एंड वी आर एग्रीकल्चर एंड वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। अनफॉर्चुनेटली कॉटन, ऑल्दो और क्रॉप्स में हमारी अच्छी हुई हैं, मगर कॉटन के अंदर ये बहुत बड़ा सानिया इसलिए है कि कॉटन की हमारी वो क्रॉप है जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन देती है हमको। कॉटन का जो जो आप कह लीजिए कि जाहिर वीट है वो आटा बन जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, और चावल है वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन देती है हमको, जो है जॉब क्रिएशन के हवाले से पाकिस्तान में कॉटन की क्रॉप का पॉजिटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जुनेद साहब, एक बड़ा मसला ये भी आ रहा है पाकिस्तान में कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल के ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, तो वहीं पे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर सिमट के रह गया है, लिमिटेड होता हुआ नजर आ रहा है। जहां इस वक्त एक्सपेंशन की जरूरत थी, वहां शायद गवर्नमेंट पॉलिसी के क्लियरेंस ना होने की वजह से अभी तक बहुत से मेजर मार्केट प्लेयर्स हैं जो एक्सपेंशन नहीं कर सके। टाइमली एक्सपेंशन ना होने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत से ऑर्डर्स लूज किए। ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान एक्सपेंशन नहीं कर रहा, इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं करी, जितनी हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी हम उसी पर ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो से डिवाइड कर लेते हैं। एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो, और दूसरा जो इंडस्ट्री जो है उसको उसके ऊपर अपना आप कह लीजिए प्लानिंग करती है। देखें, 57 बिलियन रुपीस जो है वो जमा हुआ है अंदाजन, एक अंदाजे के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के अंदर, जो कि एक्सपोर्टर्स जो हैं जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो कटता है एट सोर्स, जो कि बाकायदा का जो इस्तेमाल है वो होता है इन्हीं कामों पे कि जो इंडस्ट्री के लिए वो उसको बेहतर कर सकें, लगाई जा सके, रोड्स के ऊपर, वाटर लाइंस के ऊपर, गैस लाइंस के ऊपर, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ऊपर, वो होता नजर नहीं आ रहा। तो ये एक चीज़ इस पर गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए कि ये मतलब इसको कैसे फाल बनाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जब तक देखें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक डेवलप नहीं होगा, रोड्स के इशू हल नहीं होंगे, वाटर का इशू हल नहीं होगा, गैस का इशू हल नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं आएंगे अपने आपके एक फॉर्म में, उस वक्त तक डेफिनेटली हम उस तरह ग्रो नहीं कर सकेंगे जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए चाहिए। बड़ा जबरदस्त आपने, इनफैक्ट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जब तक हम कलेक्टिव एफर्ट नहीं करेंगे और कलेक्टिवली अगर हम इसको लेके साथ नहीं चलेंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। जुनेद साहब, अगेन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करें, बजट में आपको क्या लगता है कि इस बार टेक्सटाइल के हवाले से ऐसी क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? खासतौर पर अगर टेक्सटाइल के हवाले से पूछूं तो क्या होने जा रहा है कि टेक्सटाइल सनत को पाकिस्तान में मजीद सपोर्ट किया जा सके? देखें, अगर हम इन जनरल थोड़ा सा पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जो अगले साल का जो टारगेट है रेवेन्यू का, जो टैक्स कलेक्शन, अनरियलिस्टिक सा लगता है वो जी, वो जो है तकरीबन 5.8 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा जा रहा है कि जो नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन का जो है, पिछले साल का जो टारगेट था जो 4.7 ट्रिलियन था ये, तो ये अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में काफ़ी एम्बिशियस है, जबकि हमें कोई नई ऐसी कोई एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा जिसके अंदर ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का जहाँ ये जमा हो सकता है। तकरीबन 350 अरब के नए टैक्सेस की बात हो रही है, जिसके अंदर से 100 अरब डायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है थ्रू इनकम टैक्स, 200 अरब थ्रू सेल टैक्स, 200 बिलियन थ्रू सेल टैक्स, और तकरीबन 50 से 60 अरब कस्टम के हवाले से, कस्टम ड्यूटी के हवाले से। तो ये ज़ाहिर एडिशनल बर्डन है जो कि कस्टम ड्यूटी के हवाले से जो टैक्स होगा, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान इंपोर्ट्स बढ़ने जा रहे हैं। जी, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ ज़ाहिर है बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, टैरिफ बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेगी। आप ये कह लीजिए जो अगर इंपोर्ट एग्जिस्टिंग भी रहे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी जो है, इंपोर्टर्स की जो है, ठीक है, अगर टैक्स बढ़ता है इसके ऊपर। तो देखें, बेसिकली अगर इसको इस तरह देखें तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होने जा रहा है। अब ये कैसे, अगर ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे आएगा तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी के लिए एक हैवी साइन होगा। अगर ये एक टैक्स हमारा जो टारगेट रखा जा रहा है, अगर उसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि न्यू टैक्स पेयर्स को नेट में लाया जाए, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर भी है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी है, और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत से ऐसा भी जो है गैप है जहाँ पे ये इसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर ये एग्रीकल्चर में कितना बड़ा गैप है? एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको टैक्स के हवाले से काफी ज्यादा मरात हैं, नए लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे, तो उसको लाने के लिए तो कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को अगर जो गवर्नमेंट अपना नया टारगेट लेके आ रही है, अगर इन चीज़ों को इसमें इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है तो ये अच्छा साइन है। और आई एम श्योर के पॉलिसी मेकर्स जो है वो इन चीज़ों को जरूर देख रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कि इसमें कोई ना कोई बेहतर बात सामने आएगी निकल के। बट ये कि 4.7 ट्रिलियन से
5.8 ट्रिलियन पे जाना, तो इसमें 350 तो नया टैक्स 4.7 ट्रिलियन पाकिस्तान में जो हदफ रखा गया वो किस हद तक अचीव हुआ था वो टारगेट? इट इज अ टारगेट व्हिच इज पॉसिबल टू बी अचीव्ड, बट ये कि जो नया टारगेट रखा जा रहा है वो डेफिनेटली अगर कोई जब तक कोई नए एवेन्यूज नहीं होंगे तो इट विल बी एन एम्बिशियस टारगेट। नया टैक्स लगा के मजीद उन्हीं लोगों को बर्डन करना जो कि टैक्स नेट में है, ये शायद एक थोड़ा सा एक मुश्किल काम। बट जुनेद साहब, एक सवाल आ रहा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में काम कर रही होती है, वो अपने 3rd या 4th ईयर में होती है, तो कहीं ना कहीं टैक्स में रिलैक्सेशंस की बातें हो रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे पास पीटीआई गवर्नमेंट का एक और बजट आने जा रहा है, लेकिन रिलैक्सेशंस की कहीं कोई बात नहीं हो रही। क्यों, अगर हम ये स्ट्रैटेजी पे नहीं जाते कि पाकिस्तान में टैक्सेस में रिलैक्सेशन की जाए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके? देखिए, रिलैक्सेशन की बात कुछ जो सुनने में आई है वो ये कि एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्सेस है उसमें उम्मीद है कि इस साल नहीं बढ़ाया जाएगा टैक्स के ऊपर, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं। दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है तो नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा इसके ऊपर जो है, ये सुनने में आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो सैलरीड तबका है हमारा, उसके ऊपर कोई रिलीफ शायद दी जाए या नया टैक्स ना लगाया जाए। तीसरी बात ये कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उस पर मुख्तलिफ फोरम्स ने जो है अपनी प्रपोजल्स दी हैं कि शौकत तरीन साहब से मुलाकात हुई है लोगों की, और उसमें लोगों ने प्रपोजल्स दी हैं मुख्तलिफ फोरम्स ने कि जो हमारा टर्नओवर टैक्स है उसको कम किया जाए, क्योंकि टर्नओवर टैक्स जो है वो आपकी टर्नओवर के ऊपर है, वो आपके प्रॉफिट लॉस पे नहीं है। बिल्कुल, आप चाहे लॉस करें या प्रॉफिट करें, आपने वो टैक्स देना है। बिल्कुल। तो ये आपका जो इस पे ये इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है आपकी कॉस्ट के ऊपर, ये बहुत ज्यादा आता है। ये एक्चुअली 1.5% है, और जो है इसको कम करने की बात हो रही है, जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने में आ रही है कि शायद कुछ कम किया जाएगा इसको जो है, तो ये एक अच्छी बात है। प्लस ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम किया जाए। प्लस जीएसटी के ऊपर बात हो रही है कि जो 17% है उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 12% पे लेकर आया जाए। तो ये तमाम प्रपोजल डिस्कस हुए मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर विद दी फाइनेंस मिनिस्टर, और मुझे उम्मीद है कि वो इन्होंने उस पर बेहतर फैसले करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ न कुछ रिलीफ हमें नजर आएगी इंशाल्लाह। बहुत इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फैसले जल्द लिए जाए, बर वक्त लिए जाए और मुशावरत से लिए जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा बिजनेस कम्युनिटी है वो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करती नजर आएगी तो यही पाकिस्तान की असल जीत है। हमने देखा कि माजी में जिस तरीके से इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतने कम अरसे में इतने सारे हुकूमती चेहरे तब्दील हुए कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का बाइस बनता रहा कि पाकिस्तान में आखिर फैसला साजी के हवाले से बात की जाए तो किस शख्स से की जाए। पूरा साल, 6 महीने, 1 साल का जो पूरा एक फ्रेमवर्क जब तैयार किया जाता है, उसके बाद कोई नया शख्स अगर उस जगह पे आ जाए तो यकीनी तौर पे ये मामलात मुश्किल होंगे। पाकिस्तान में जुनैद रहमान साहब क्योंकि ताल्लुक रखते हैं, इनका ताल्लुक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी है, FPCCI की भी नुमाइंदगी करते हैं कई फोरम्स पे, तो इनसे हम ये भी जरा ब्रेक के बाद जानेंगे कि इनकी तरफ से जो सिफारिशात पेश की जा रही हैं उन सिफारिशात की रोशनी में आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इंडस्ट्री को क्या कुछ रिलीफ मिल सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।